गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग पर आधारित हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसे शानदार ऐतिहासिक सफर के बारे में है जिसने हमारी भाषा को एक बिल्कुल नया आकार दिया। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसने सदियों तक ज्ञान को सुरक्षित रखने का एक मजबूत ढांचा तैयार किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे आज के मुख्य विषय पर आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के महान नौरत्नों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन नौरत्नों में वो रहस्यमयी तीसरा रत्न आखिर कौन था? ये एक ऐसा नाम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छुप सा गया है, लेकिन सच कहूं तो इनका प्रभाव आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में गूंजता है। जरा इस दिलचस्प तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे पास कालिदास हैं, प्रेम और प्रकृति के महान कवि, और दूसरी तरफ वराह मिहिर हैं, वो खगोल शास्त्री जिन्होंने तारों की गणना की। लेकिन इन दोनों के बिल्कुल समानांतर खड़े हैं अमर सिंह, यानी शब्दों के निर्माता। जहां बाकी रत्नों ने कला और विज्ञान की भव्य इमारतों को सजाने का काम किया, वहीं अमर सिंह ने उस भाषा की ईंटों को ही अमर कर दिया जिससे ये सारी कलाएं रची गईं। दरबार में ये उनकी एक बेहद अनोखी और सबसे बुनियादी भूमिका थी। तो आइए इस पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उज्जैन के इस शब्द शिकारी के बारे में। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, चौथी शताब्दी के अंत में 375 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन शुरू हुआ, तब उज्जैन का शाही दरबार अपनी भव्यता के चरम पर था। अमर सिंह सिर्फ एक आम विद्वान नहीं थे, आप उन्हें प्राचीन उज्जैन का एक अथक शब्द शिकारी कह सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हजारों पुरानी पांडुलिपियों के बीच बैठा एक इंसान जो संस्कृत के हर एक कीमती शब्द को ढूंढकर उसे एक जगह पिरोने के मिशन पर है। इसी दौर में वो इस शाही दरबार का हिस्सा बने। 415 ईस्वी तक का यह समय बौद्धिक रूप से भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उनके नाम में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? अमर का अर्थ है जो कभी न मरे, यानी शाश्वत, और सिंह उनके क्षत्रिय होने का प्रतीक है। लेकिन एक क्षत्रिय होकर भी उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवार चलाने के बजाय ज्ञान की कलम उठाई, और वो एक ऐसे महान कोशकार यानी लेक्सिकोग्राफर बने जिन्होंने संस्कृत भाषा को सचमुच अमर कर दिया। ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात है। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अमर कोश, जिसे हम संस्कृत का महासागर भी कह सकते हैं। अब इस स्लाइड पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 1,00,000। देखिए, संस्कृत कोई मामूली भाषा तो है नहीं, इसमें इतनी सारी धातुएं और इतने जटिल व्याकरण के नियम हैं कि ये अपने आप में एक अथाह महासागर है। इस महासागर को एक जगह समेटना कोई छोटी चुनौती नहीं थी, और इसका समाधान था अमरकोश। बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी इंटरनेट या सर्च इंजन के, सिर्फ अपने तेज दिमाग और भोजपत्रों के सहारे 1,00,000 शब्दों को कंठस्थ करना और उन्हें व्यवस्थित करना, सच में ये किसी बौद्धिक चमत्कार से कम नहीं है। अगर हम इस मास्टरपीस की बनावट को थोड़ा तोड़कर समझें तो इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। कुल 10 अध्याय हैं जिनमें 10,000 श्लोकों के जरिए 100 से भी ज्यादा विषयों को कवर किया गया है। प्रकृति, पशु, बीमारियां और यहां तक कि इंसानी भावनाएं भी। लेकिन यहां सबसे खास बात है 3 का नियम। ये काम सिर्फ संस्कृत तक सीमित नहीं था, इसमें 3 भाषाओं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का एक बहुत ही शानदार संगम देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ की असली जीनियस इसके हर एक पन्ने पर झलकती है। अमरकोश की हर एक एंट्री 3 बहुत ही साफ और सटीक चरणों में काम करती है। पहला, मूल शब्द, दूसरा, उसके ठीक 3 समानार्थी शब्द, और तीसरा, उस शब्द का सटीक व्याकरण और उसका अर्थ। ये सब इतना व्यवस्थित था कि कोई भी विद्यार्थी इसे किसी कविता की तरह आसानी से याद कर सकता था, बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्मूला की तरह। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अमर सिंह का ये काम सिर्फ एक अकेली किताब नहीं थी, ये एक मजबूत नींव थी। अमरकोश ने ही वो विशाल शब्दावली दी जिससे कालिदास जैसे महान कवि ने अपनी अमर कविताएं रची, और इसी ग्रंथ ने वो ठोस व्याकरणिक आधार तैयार किया जिसका इस्तेमाल वराहमिहिर ने अपने खगोलीय ग्रंथों में किया। मतलब अमर सिंह ने अपने समय के बाकी महान दिमागों को उनकी पूरी क्षमता से चमकने की ताकत दी। और इसी वजह से संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति आज भी बड़े सम्मान के साथ कही जाती है, अष्टाध्यायी माता है, अमरकोश पिता है। ये बहुत ही सटीक बात है।
महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी ने जहां संस्कृत को व्याकरण का एक मजबूत ढांचा दिया, वहीं अमर सिंह के अमरकोश ने उसे शब्दों का एक सुंदर शरीर दिया। ये दोनों ग्रंथ मिलकर इस महान भाषा के दो सबसे मजबूत स्तंभ है। चलिए अब ग्रंथों की दुनिया से निकलकर एक ऐतिहासिक रहस्य की ओर बढ़ते हैं, बोध गया शिलालेख का रहस्य। अब हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग तरह के भौतिक साक्ष्य की। बोध गया के महान बुद्ध मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख मिलता है जो इस शब्द शिकारी के जीवन का एक नया ही पहलू हमारे सामने रखता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक ये शिलालेख खुद अमर सिंह ने लिखा था। इसमें संस्कृत और प्राकृत का एक बेहतरीन मिश्रण है जो गुप्तकालीन वास्तुकला के प्रभाव को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दस्तावेज में मंदिर के निर्माण में अमर सिंह के सीधे योगदान का भी जिक्र है। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमर सिंह सिर्फ एक डिक्शनरी बनाने वाले विद्वान थे या फिर वो एक आर्किटेक्ट भी थे? इस बात पर इतिहासकारों की राय पूरी तरह से बटी हुई है। कुछ का मानना है कि उन्होंने बोधगया मंदिर के डिजाइन में मदद की थी, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक साहित्यिक योगदान मानते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक विवाद है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये इस रहस्य को और भी दिलचस्प जरूर बना देता है। आइए अब देखते हैं कि ये सब आज के दौर से कैसे जुड़ता है। बात करते हैं अमर सिंह की अमर विरासत की। चौथी शताब्दी की उस दुनिया से निकलकर अगर हम आज के आधुनिक युग में आएं तो ये देखना सचमुच अमेजिंग है कि अमरकोश केवल इतिहास की किताबों में दबी कोई पुरानी चीज नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज भी हमारे आधुनिक सीबीएसई संस्कृत सिलेबस का एक बेहद अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, आज की पीढ़ी के बच्चे भी संस्कृत की गहराई को समझने के लिए बिल्कुल उसी ग्रंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे अमर सिंह ने सदियों पहले तैयार किया था। ये होती है असली विरासत। शब्द संस्कृति के रथ के पहिए हैं। ये कितनी पावरफुल लाइन है ना। अमर सिंह ने केवल कुछ हजार शब्दों को पन्नों पर नहीं उतारा, उन्होंने असल में पूरी भारतीय संस्कृति को एक ऐसा रथ दिया जो समय की हर आंधी को पार करते हुए आगे बढ़ता रहा। उनके सहेजे गए इन्हीं शब्दों ने सदियों तक हमारे साहित्य, विज्ञान और दर्शन को जिंदा रखा है। अमर सिंह की ये कहानी हमें दिखाती है कि ज्ञान को सहेजना कितना ताकतवर काम हो सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के इस तीसरे रत्न ने अपनी रचना से इतिहास को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। लेकिन गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में अभी और भी कई रहस्य और अनमोल रत्न बाकी हैं। तो हमारा अगला नवरत्न कौन होगा? क्या वो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी होंगे या फिर महान वैयाकरण वररुचि? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।